टेंचरी माई इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसको याद करके उनके ऐतिहासिक कामों को जानने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अदम्य साहस और महिला सशक्तिकरण का परिचय देने वाली उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की अशिक्षित महिला दीपा नौटियाल, जिन्होंने 60 के दशक के प्रधानमंत्री का भी काफिला रुकवा दिया था। आइए जानते हैं कैसे पड़ा उनका नाम टेंचरी माई। दीपा नौटियाल का संपूर्ण जीवन पहाड़ी महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ी लड़ाइयों के नाम रहा है। विलक्षण इच्छा शक्ति की धनी दीपा नौटियाल ने कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जंग लड़ी है। ऐसे ही जनहित में किए हुए उनके कुछ संघर्षों की कहानी आपको सुनाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दीपा के प्रारंभिक जीवन से। दीपा नौटियाल का जन्म पौड़ी गढ़वाल के मंजूर गांव में हुआ था। दुर्भाग्यवश महज 2 वर्ष की आयु में ही उनके सर से उनकी मां का साया छिन गया। उसके उपरांत 2-3 वर्ष बाद ही उनके पिताजी का भी निधन हो गया। इस घटना के उपरांत उनके चाचा जी ने ही उनकी परवरिश जारी रखी। दीपा के अभी बचपन का सफ़र भी शुरू नहीं हुआ था कि पुरानी परंपराओं के चलते उनसे 10 साल बड़े 17 वर्षीय फौजी गणेश राम के साथ उनका विवाह कर दिया गया। शादी के बाद दीपा अपने पति संग रावलपिंडी चली गई और वहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगी। दीपा के पति उन्हें भरपूर प्रेम देते और उनका बखूबी ख्याल रखते। जब वे ड्यूटी जाते तो दीपा आसपास के बच्चों के साथ खेला करती थी। लेकिन अभी भी दीपा की किस्मत में अपनों से बिछड़ना लिखा था। महज 19 वर्ष की आयु में दीपा के पति शहीद हो जाते हैं और दीपा विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया और उन्हें जगह जगह भटकना पड़ा। भटकते भटकते दीपा लाहौर आ पहुंची और यहाँ एक मंदिर में उन्हें आश्रय लिया, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक विदुषी सन्यासिनी से हुई। दीपा अब सन्यासिनी की देख रेख में रहने लगी और उनसे दीक्षा लेकर उनको उनका नया नाम इच्छागिरी माई मिल गया और अब वो वहाँ इच्छागिरी माई बनकर जीवन यापन करने लगी। समय बीतता गया और साल 1947 में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे, जिसके बाद उनके गुरु उन्हें हरिद्वार ले आए। जब वे हरिद्वार आई तो जो उन्होंने देखा कि कैसे ढोंगी संत बाबा अपनी धोतियों में मछलियाँ छुपा रहे हैं, खा रहे हैं, दिन भर दम फूंक रहे हैं, तो उनसे उनकी ये धर्म की हानि देखी नहीं गई। लेकिन उनकी ये बुलंद आवाज़ अकेले कहाँ तक जाती, इनके कानों तक जाती और कहाँ तक गूंजती। इसके बाद वे सिगड्डी बाबर आती हैं और वहाँ एक कुटिया बनाकर रहने लगती हैं। इच्छागिरी माई देखती हैं कि क्षेत्र में पानी की समस्या है, जिसकी वजह से महिलाओं को दूर दराज जाकर पानी लेने जाना पड़ता था, जिसमें उनका अधिक समय और अधिक श्रम लगता था। माई से महिलाओं की ये परेशानी देखी नहीं गई और वे तुरंत डिप्टी कमिश्नर के पास गई। उन्होंने वहाँ इस बात को रखा, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी। उसके बाद माई सीधा पदयात्रा कर दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पहुँचती हैं और वहाँ पर धरना देती है। जब प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय की ओर जा रहे होते हैं तो माई उनकी गाड़ी रोक देती है। यह देख प्रधानमंत्री जी के सुरक्षाकर्मी आते हैं और टेंचरी माई को रोकने लगते हैं। ये सब देख प्रधानमंत्री जी स्वयं गाड़ी से उतर कर आते हैं और माई से पूछते हैं कि आखिर उनकी गाड़ी रोकने की वजह क्या है। इच्छागिरी माई प्रधानमंत्री जी को बताती हैं कि कैसे उनके क्षेत्र में बहु बेटियों को पानी लाने में समस्या हो रही है। माई प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, चल बता, पानी देगा या नहीं। प्रधानमंत्री जी को उनकी हथेलियाँ गर्म महसूस होती हैं और वे उनसे कहते हैं कि अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, पहले आप अपना उपचार कराइए। लेकिन माई उनकी एक ना सुनती और अपनी समस्या के समाधान के लिए अड़िग रहती है। उनका ये साहस देखकर प्रधानमंत्री जी उनसे वादा करते हैं कि जल्द ही उनके क्षेत्र में हो रहे पानी की समस्या को वे दूर करेंगे। जिसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है और कुछ समय बाद उनके क्षेत्र में पानी की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके बाद माई मोटा ढाक पहुँचती हैं, जहाँ पर उन्हें सूचना मिलती है कि क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं है। क्योंकि माई शिक्षा का महत्व जानती थी तो वह वहाँ चंदा इकट्ठा कर अपने स्वर्गीय पति के नाम विद्यालय का निर्माण करवाती हैं। इसके बाद माई बद्रीनाथ पहुंचती हैं, जहां वे करीब 9 साल रहती हैं। उसके बाद माई केदारनाथ की ओर प्रस्थान करती हैं, जहां वे करीब 2 से 3 साल रहती हैं। करीब 12 से 13 वर्ष बद्री केदार धाम में वास करने के बाद माई अपने पैतृक स्थान पौड़ी गढ़वाल पुनः लौटती हैं। एक दिन माई को किसी कारणवश डाकघर जाना पड़ता है तो अचानक से उनकी नज़र एक दवा खाने पर पड़ती है, जहां पर शराबी शराब के नशे में राह चलती महिलाओं और किशोरियों पर अभद्र टिप्पणी और ताने कस रहे होते हैं।
लेकिन माई से ये असामाजिक कृत्य देखा नहीं गया और वह तुरंत डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचती है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर माई को पहले से जानते थे तो वह उन्हें आदर सम्मान उन्हें बैठने के लिए पूछते, लेकिन माई उन्हें फौरन मना कर देती और उनका हाथ पकड़कर पूछती, तुझे पता भी है तेरे राज्य में चल क्या रहा है। माई कमिश्नर को शराब की दुकान को जल्द से जल्द बंद करवाने के लिए कहती है, जिसके उत्तर में कमिश्नर कहते हैं कि माई लाइसेंस वाली शराब की दुकान है, इसे बंद कराने में कुछ समय तो लगेगा। जिसके उत्तर में माई कहती है, फिर ठीक है, मैं उस शराब की दुकान को आग लगा दूंगी, फिर चाहे तो तू मुझे कारावास में डाल देना। माई की दृढ़ इच्छा शक्ति से आप सभी लोग अभी तक परिचित हो चुके होंगे, लेकिन माई इस बार अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करने जा रही थी जो घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और शौर्य की मिसाल बन जाती है। माई जब कमिश्नर के कार्यालय से लौटती हैं तो वह एक कंटर मिट्टी का तेल और माचिस की व्यवस्था करती हैं और सीधा दवाखाने पहुंचती हैं जहां पर टींचरी बेची जा रही थी। माई वहां का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर पूरे दवाखाने में मिट्टी का तेल छिड़क देती हैं। माई को क्रोधित देख वहां के शराबी इधर उधर डर के मारे भागने लगते हैं और माई पूरे दवाखाने को आग में ध्वस्त कर देती हैं। इसके बाद माई सीधा कमिश्नर कार्यालय पहुंचती हैं और वहां पर आत्मसमर्पण करती हैं और कहती हैं, लगा दी मैंने आग, अब चाहो तो तुम मुझे जेल में डाल सकते हो। जिसके बाद माई पूरे दिन कारावास में रहती हैं और फिर रिहा हो जाती हैं। इस घटना की गूंज पूरे प्रदेश में गूंज उठती है और पूरे गढ़ कुमाऊं में शराबबंदी की मांग उठने लगती है। किसने सोचा था एक 5 साल की वह लड़की जिसने दुनियादारी सीखने से पहले ही उसे दुनिया में लाने वाले माता पिता को खो दिया, कि एक दिन वह इतिहास में टींचरी माई के नाम से अमर हो जाएगी। टींचरी माई की कहानी जो आपको, मुझे और समाज को ये संदेश देती है कि हम समाज में हो रहे हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हर अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल व केवल कभी ना हार मानने वाले जुनून की।